Hello students, how are you? This is Malik sir. Dear students, we are discuss about a chapter real numbers. MCQs in mathematics for class 10th. क्लास आपकी सेकंड है बेटा. बाकी क्वेश्चंस जो है मैंने क्लास 1 में करा दिए हैं और जो बचे हुए अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपकी सेकंड क्लास में ले रहा हूं बेटा. तो थोड़ा आप ध्यान देंगे और अच्छे क्वेश्चंस है बेटा, बोर्ड के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ n is a natural number then 9 raised the power 2n minus 4 raised the power 2n is always divisible by. देखो बेटा, इसमें क्या है, अपनी एक ट्रिक है जिसको मलिक ट्रिक्स कहते हैं बेटा. इसमें है आपका आ फॉर्म a raised the power 2n minus b raised the power 2n which is divisible by a minus b and a plus b. अगर आप अपने क्वेश्चन को कंपैरिजन करें, गिवन बेटा, गिवन 9 raised the power 2n minus 4 raised the power 2n. Compare with बेटा, compare with a raised the power 2n minus b raised the power 2n. U comparison बेटा, 9 raised the power 2n, a raised the power 2n means 9 is a minus b raised the power 2n minus 4 raised the power 2n means b की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर b is आपका 4 है. अकॉर्डिंग टू द मलिक ट्रिक्स विच इज डिविजिबल बाय a minus b and a plus b मीन्स मतलब बेटा a plus b is equal to बेटा 9 plus 4 is equal to 13 and a minus b is equal to 9 minus 4 is equal to 5. तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था कि n एक नेचुरल नंबर है, देन 9 raised the power 2n minus 4 raised the power 2n is always divisible by, किस किस से डिविजिबल होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू ट्रिक 13 एंड 15. तो विच ऑप्शन इज, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है बेटा. अदर कंसेप्ट भी है बेटा, एक पर्टिकुलर हम क्वेश्चन में कर सकते हैं. जैसे सपोज दैट कि लेट क्या मैंने n इज इक्वल टू 1 कंसिडर, देन पुट बेटा 9 raised the power 2 n is 1 minus 4 raised the power 2 into n. तो इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 9 raised the power 2 minus 4 raised the power 2. तो देन यू कैन अप्लाई a plus b a minus b. तो बेटा कितना हो जाएगा, 9 plus 4 और कॉमा लगा लीजिए इंटू की जगह आप, और 9 minus 4. तो आप क्या देखते हैं बेटा कि 9 plus 4 is 13 एंड बेटा 9 minus 5 is 5 आ जाता है आपका. तो इस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं. आपका क्वेश्चन ये अप्लाई कर लेंगे आप लोग. क्वेश्चन नंबर है बेटा 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है बेटा कि फॉर सम इंटीजर m, किसके लिए कह रहा है कि कोई एक सम इंटीजर m है, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. अगर आप बेटा इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट रिमेंबर है, आपको मालूम है, तो क्या ऑप्शन टिक कर सकते हैं. अगर सपोज दैट आपको ऑप्शन आंसर डायरेक्ट मालूम नहीं है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं. अगर यू आपको बोला कौन सा है बेटा, इवन इंटीजर. इवन इंटीजर वही होते हैं जो बेटा 2 से डिविजिबल होते हैं. तो आप चेक कर लें यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर बेटा पुट करें, पुट m इज इक्वल टू 1, क्या पुट करें बेटा, m इज इक्वल टू 1. आप पुट करके देखें ऑप्शन में, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1. बी वाले ऑप्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2.
अगर सी वाले की वैल्यू चेकआउट करें 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 बेटा, और डी वाले की वैल्यू चेकआउट करें तो आपका क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि बेटा अगर आपका इवन इंटीजर आ रहा है तो किस किस में आ रहा है, एक तो बी में आ रहा है या फिर आपका सी में आ रहा है। तो अभी ये कन्फर्म नहीं है, अब ये आप क्या करेंगे बेटा अगेन पुट करके देखें एक बार, m इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए की वैल्यू क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग, ए की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, और ऑप्शन बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी बेटा 2 इंटू 2 क्या आ रहा है इज इक्वल टू 4, एंड ऑप्शन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बेटा 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखो बेटा कि इवन इंटीजर आपका कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक तो आपका आ रहा है बेटा ऑप्शन ए से, एक आ रहा है आपका ऑप्शन सी से बेटा। और पहले वाले में क्या आ रहा था बेटा आपका, पहले ऑप्शन बी से इवन इंटीजर आया और दूसरी बार ऑप्शन सी से इवन इंटीजर आ रहा है। तो आप ये देखो दोनों में कि दोनों में से कौन से वाला हर बार इवन इंटीजर दे रहा है, आपका सी वाला दे रहा है ना। देखो आपको यहाँ पर 4 आ रहा है इवन है, यहाँ पर 2 आया, ये भी इवन आ रहा है, तो यहाँ पर बाकी सबका अलग अलग आया है एक बार में। तो आपके इस हिसाब से बेटा ऑप्शन आपका बैठ जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आया आपको मैंने क्या बताया बेटा, अगर इवन इंटीजर चेकआउट करना है तो आपको एक बेसिक सा भी डायरेक्ट रिमेंबर फॉर्मूला होता है कि 2 मल्टीप्लाई में होता है जिसके साथ इंटीजर के, वो ऑलवेज कौन सा इंटीजर होता है, वो इवन इंटीजर होता है। डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में कि कोई इंटीजर क्यों है, तो इसके बेस पे बताओ कि एवरी जो ओड इंटीजर होता है वो किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, कौन सा इंटीजर, ओड इंटीजर का बेटा। फिर वही अकॉर्डिंग जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया आपको कि ऑप्शन नंबर ए से देखो आप, अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू, एक बार 1 रख के देखिए, यहाँ पर रखिए, ऑप्शन ए क्या देगा आंसर 1 देगा बेटा, और ऑप्शन बी आपको वैल्यू क्या दे रहा है, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा आपका 2 आ रहा है, और ऑप्शन सी क्या आंसर दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी देगा बेटा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और ऑप्शन डी कौन सा आंसर दे रहा है आपको बेटा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 3 आ रहा है। अगर अगेन मैं पुट करके देखता हूँ, अगेन वैल्यू पुट क्या करते हैं आप, पुट बेटा ये पुट क्यू इज इक्वल टू 2 रखें आप ऑप्शन में, ऑप्शन ए क्या वैल्यू देगा आपका 2 आ जाएगी डायरेक्ट ही, ऑप्शन बी की क्या वैल्यू आ गई आपकी बेटा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और आप सी से चेकआउट करके देखें आप 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, एंड डी से क्या आंसर आ रहा है आपका बेटा कि 2 इंटू 2 प्लस 1 4 2 2 4 और 1 5 आ गया। अब आप देखो, आप ऑप्शन जब पहले मैं क्यू इक्वल टू 1 पुट करके देखा तो किस किस में आपको ओड इंटीजर आया, ऑप्शन ए से आया है और ऑप्शन डी से आया है आपका। अब जब मैंने क्यू इक्वल टू 2 पुट करा तो मेरा किस किस में ओड आ रहा है बेटा, सो ओड किस में आया आपका, एक तो आपका बी में आया है और एक आपका बेटा किस में आया है डी में। तो आप ये ऑब्जर्व करो कि दोनों बार में किसने आपको ओड इंटीजर दिया है, डी ने तो दिया है ना आपका, तो ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर। क्लियर है बेटा, और नहीं तो अदरवाइज ओड इंटीजर की जो एक जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी 2q प्लस 1। डायरेक्ट रिमेंबर भी कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम होता है तो आप इस प्रोसेस से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा कि फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, क्या बोला मैंने कि बेटा फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, एन अपना कोई नेचुरल नंबर है, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 25 रेज द पावर 2n माइनस 9 रेज द पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। सेम वही जैसे मैंने आपको अभी अपनी मैलिक ट्रिक समझाई थी क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा, ये रही अपनी मैलिक ट्रिक्स। मैंने समझाया था कि अगर कोई क्वेश्चन ए रेज द पावर 2n माइनस बी रेज द पावर 2n की फॉर्म का होता है ना, तो डायरेक्टली किससे डिविजिबल होता है, यानी जो इनके बेस होते हैं ना आपका
कि इसका बेस क्या है ए और दूसरे वाले का बेस क्या है बेटा बी, तो दोनों में क्या होता है, इन दोनों को एक बार तो प्लस कर दीजिए और दोनों को एक बार माइनस कर देना। जो आंसर आएगा वो नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप इसको अप्लाई करें, आप क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपको याद है तो आपको पता है कि 25 होल रेज़ द पावर 2n माइनस 9 रेज़ द पावर 2n, ये इज ऑफ द फॉर्म, ये किसकी फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, ये आ रहा है बेटा a रेज़ द पावर 2n माइनस b रेज़ द पावर 2n की फॉर्म में आ रहा है। तो आपको क्या नजर आया कि a की वैल्यू क्या है 25 और b की वैल्यू क्या है, ये है 9। तो क्या करना है बेटा, इनको एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए एंड एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए। तो आप फिर आंसर चेकआउट करके देखिए कितना आता है आपका, 25 और प्लस 9 होता है बेटा 34 एंड 25 में से 9 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 16। तो देखो 34 और 16 से डिविजिबल होगा ये नंबर आपका। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन कौन सा मैच होता है आपका, ये रहा बोथ। इसमें बोथ ऑप्शन है बेटा, इसमें 16 भी आ रहा है एंड 34 भी आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक सा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। इसमें आपको समझना है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज। बेटा ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली पाई के बारे में पूछा जाता है कि पाई कैसा होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज ये दिया है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर पूछ रहा है कि बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर आपका डज नॉट एग्जिस्ट है बेटा। तो देखो आपको मैंने लिख के दिखाया है कि पाई की अगर वैल्यू निकाला जाए ना, हम लोग देखते हैं कि पाई की वैल्यू डेसिमल के 39 प्लेसेस वैल्यू तक आता है आपका, है ना। तो क्या होता है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में आप देखते हैं कि कोई भी वैल्यू टर्म में क्या बोलते हैं कि रिपीटिंग नहीं है और ना कभी ये टर्मिनेटिंग होगा है, क्योंकि आपका अप टू चलता जाएगा फिर आगे तक का है आपका। तो पाई की डायरेक्टली डेफिनेशन हमें पता है कि पाई इरेशनल होता है, पर हम क्या कहते हैं कि हमें ये मालूम होता है कि बेटा कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू होता है आपका 22/7, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 22/7, ओनली अप्रोक्स वैल्यू। कैसी वैल्यू होती है? अप्रोक्स वैल्यू। तो इसीलिए जो 22/7 होता है बेटा, ये तो होता है अपना रेशनल, और जो पाई होता है बेटा ये रियल आपका होता है इरेशनल होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ना तो कभी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग होती है और ना ये नॉन रिपीटिंग होती है बेटा। तो इसी वजह से पाई क्या होता है, अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे सीधा पूछा है कि हमसे व्हाट इज द पाईज। तो पाई है क्या? पाई कुछ नहीं होता। पाई क्या होता है कि पाई की वैल्यू जो आती है वो तो एक तो होती है नॉन टर्मिनेटिंग बेटा, ठीक है, डेफिनेशन से बात पूछी है आपकी। एक होती है नॉन रिपीटिंग, ना वो कभी टर्मिनेट होता है प्रॉपर और ना ही वो रिपीटिंग होता है। देखो इसमें कोई भी चैन आपकी रिपीटेड नहीं आ रही है डेसिमल के बाद। अगर कोई डिजिटल रिपीटेशन साइकिल हो जाता है ना, तो फिर उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई बार नहीं है और अप टू चलते जा रहा है डेसिमल एक्सपेंशन के बाद में। तो इसका मतलब क्या होता है ये कि ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन होगा बेटा, कि पाई जो होता है इज नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। अगर कुछ बच्चे जानते हैं कि पाई की वैल्यू सर 22/7 होती है, दिस इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू, ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसीलिए बेटा आपका 22/7 इज अ रेशनल नंबर होता है और पाई क्या होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है ना? वी नो दैट बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो वी लेट बेटा फर्स्ट नंबर इज ax and second number is b18. Then you can apply beta LCM of x, 18 is 36 and HCF of x, 18 is
2 आ रहा है। तो आप वैल्यू पुट करें बेटा, वैल्यू ऑफ ए इज x एंड वैल्यू ऑफ b इज 18, देन एलसीएम ऑफ ए बी इज 36 into HCF of AB is 2. Then you can calculate the value of x beta. X is equal to 36 into 2 upon में 18. 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करें 9 और बेटा 9 4 जा 36. तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी बेटा 4. देन ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन बेटा. क्वेश्चन नंबर है बेटा 7. ये 7 क्वेश्चन बेटा बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. मैं पहले वीडियो में समझाया है कि किस तरह से आप एलसीएम हो तो आप कैसे वैल्यू रखते हैं और एचसीएफ होता है तो किस हिसाब से वैल्यू रखते हैं. फिर भी मैंने ये क्वेश्चन एक बार बोल लिया है, आप ध्यान दें बेटा कि a इज इक्वल टू 2 रेज द पावर 3 इंटू 3, देन b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इज इक्वल टू 3 रेज द पावर n इंटू 5. And LCM of A, B and C is 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 5. Then value of n. फाइंड आउट करना है बेटा आपको n की वैल्यू क्या होगी. तो आप मेरी छोटी बात समझिए ध्यान से. देखो LCM का होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पर आप इसको ना सोचते हो, आप ये देखें L का मतलब क्या होता है आपका, L का मीनिंग होता है बेटा लीस्ट, और लीस्ट मतलब होता है छोटा. बट जब भी आपके कोई वैल्यू एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन हो ना आपको, तो आप याद रखना जस्ट उसका अपोजिट लेना है, लिस्ट का छोड़ दीजिए और हाईएस्ट में लीजिएगा आप. तो देखो ध्यान से एलसीएम ए बी सी निकालना है आपको. तो ए में, बी में और सी की वैल्यू में देखो कि सबसे पहले 2 रेज द पावर 3, 2 रेज द पावर 1 और 2 का यहाँ पे कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है. और जहाँ नहीं होता है ना बेटा वहाँ पर आप इनटू में 2 रेज द पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं समझने के लिए. अब देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा 2 की पावर कौन सी मारी है बेटा, ये 2 रेज द पावर 3. तो एलसीएम ऑफ एबीसी के लिए लिखेंगे पहले 2 रेज द पावर 3 इंटू. अब दूसरे नंबर की बात करते हैं आपका 3 का. देखो 3 की पावर कितनी है यहाँ पर आपकी 1 और यहाँ पे 3 की पावर भी कितनी है बेटा 1 और 3 की पावर कितनी है यहाँ पर देखो n. तो ऑब्वियसली जिसकी पावर n है और n क्या है अपने आप एक नेचुरल नंबर है बेटा, पता नहीं एग्जैक्ट में, तो सिंपल से यही वाली वैल्यू ग्रेटर होगी इन दोनों में. तो क्या रख सकते हैं आप, c की इज इक्वल टू में आ जाएगा 3 रेज द पावर n है ना, तो ये तीनों की वैल्यू में 3 रेज द पावर n सबसे बड़ी है, तो इंटू में आ जाएगा 3 रेज द पावर n इंटू. अब नेक्स्ट क्या है बेटा 5, तो यहाँ पर इसमें b में 5 इंटू में है, c में 5 है बट a में 5 नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पर 5 रेज द पावर क्या होगा यहाँ पर 0, जिसके साथ में कोई टर्म नहीं होती समझना, उसकी पावर 0 के साथ उसकी मल्टीप्लाई में होता है. अब आप देखें 5 रेज द पावर 1 है बेटा, यहाँ पर कितनी है 5 रेज द पावर 1 और यहाँ पर कितनी आ रही है 5 रेज द पावर 0. तो लिस्ट का जस्ट अपोजिट लेना है हमको, तो हाईएस्ट लेके चलना है ना आपका. तो 5 रेज द पावर हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे 5 रेज द पावर 1, तो आप लिख लीजिए 5 रेज द पावर n. ये सबसे बेस्ट वे है और आसान है निकालने के लिए, अगर एलसीएम दिया निकालना है तो आपको ऐसे. तो इक्वल टू में क्या गिवन है आपको 2 रेज द पावर 3 इंटू 3 रेज द पावर 2 इंटू में बेटा 5. अब देखो कंपेरिजन करो बोथ साइड, 2 रेज द पावर 3, 2 रेज द पावर 3, बात ठीक है, दोनों इक्वल है, सेम बेस सेम पावर. ऐसे यहाँ पे देखो 3 रेज द पावर n, 3 रेज द पावर 2, ठीक है. अब देखो बेस तो सेम है, तो पावर यहाँ पर 3 की कितनी दी है 2 और यहाँ पे 3 की कितनी दी है n. जब ये बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, तभी तो इक्वल होंगी दोनों. तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ से बेटा, n की वैल्यू भी 2 होगी आपकी. नहीं तो देखो आप 5 रेज द पावर कितनी है 1 और यहाँ पर भी कितना है 5 और इसकी पावर कितनी है 1. जब बेस सेम तो पावर आपस में इक्वल, तो इसी हिसाब से बेटा 3 बेस सेम और यहाँ के 3 की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ रही है बेटा n. तो सिंपल सी बात है, जब दोनों इक्वल हैं बेस सेम है तो पावर भी कैसी होंगी उनकी इक्वल होगी. तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2. तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन कौन सा आता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर बेटा. तो थोड़ा सा क्या होता है कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा थिंक करना पड़ता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको लोगों को, तो थोड़ा ज़्यादा समय लग पा रहा है. जब आप समझ जाएंगे और करेंगे ना तो सेकंड में आंसर देंगे आप इनका, ठीक है बेटा. ये सेकंडों में आंसर देने वाले क्वेश्चन है सब, वो थोड़ा सा थिंक करना होता है क्वेश्चन के लिए आपको. क्वेश्चन नंबर है बेटा 8. इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 रेज द पावर n माइनस 5 रेज द पावर n इज ऑलवेज एंड्स विद.
जब भी कभी आपको बेटा अगर ऐसे कोई जनरल पावर दी हुई हो ना, एन दी हो, एम हो या क्यू हो, कुछ भी एटसेट्रा हो, तो आप बड़ा कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों को लेकर। आप पर्टिकुलर केस के टाइप से कर सकते हैं। देखो जैसे एन क्या बोला है मुझको, कोई नेचुरल नंबर बोला है, तो आप अपने पास से कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लो। तो मैं मानता हूँ बेटा कि लेट एन इज इक्वल टू अपने पास है 1। अब मैंने एन इक्वल टू 1 इसलिए माना क्योंकि 1 रखना इसमें आसान होता है और मुझे इसका जो भी पावर रहेगी वो आसानी से मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अगर बड़ी रखेंगे तो और डिफिकल्टी होगी, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने एन इक्वल टू 1 रखा है। ठीक है बेटा, क्योंकि एन एक अपने आप में क्या है कि नेचुरल नंबर है। तो आप कैलकुलेट करके देखो, आप 6 इज द पावर एन माइनस 5 इज द पावर एन। तो एन की जगह 1 रखना है तो अब क्या आएगा, 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर बेटा 1। तो क्या आएगा इसका आंसर, 6 की पावर 1 तो 6 बेटा, 5 की पावर 1 तो बेटा 5। तो आंसर क्या आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो इसके ऑलवेज में एंड विद किसके साथ होगा बेटा, ये इसका ऑलवेज एंड होगा विद किसका, 1 के साथ में ऑलवेज। बिना सोचे वाला भी होता है पता करने के लिए कि आप 6 की पावर कुछ भी रखें, आप 6 की पावर 1 रखेंगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे 36 आएगा, एटसेट्रा कुछ भी रखें आप, उसकी लास्ट की डिजिट 6 ही आएगी बेटा। ऐसी टाइप से बेटा आप 5 की पावर कुछ भी रखें तो ऑलवेज क्या आएगा, 5 ही आएगा। देखो आप कैलकुलेट कर 25 आ रहा है ना लास्ट की डिजिट, तो इनकी लास्ट की डिजिटों के तो डिफरेंस निकालना है अपने को। तो क्या करना है बेटा, इनकी लास्ट की डिजिट का 6 माइनस 5 ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है बेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा बेटा आपको समझना है इसके लिए। एंड एचसीएफ बी किसका, ऑफ 2 रेशनल नंबर्स का, कैसे आते हैं आपस में, इक्वल हैं। तो देन द नंबर मस्ट बी, बताइए फिर वे नंबर क्या हो सकते हैं, यानी उनके बीच में क्या टाइप का रिलेशन हो सकता है, कि वे प्राइम हो सकते हैं या फिर वो को प्राइम हो सकते हैं या फिर वे इक्वल हो सकते हैं या फिर वो आपके कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी एचसीएफ और एलसीएम इक्वल होंगे तो याद रखना बेटा दोनों के दोनों नंबर इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एग्जांपल लेके समझाएं मैं आपको, मान लेते हैं आपको एग्जांपल के लिए कि लेट 1 नंबर जो मैंने माना वो क्या है, वो भी 6 है, और सेकंड नंबर भी जो मैंने माना बेटा वो कितना है, वो भी 6 है। क्योंकि एवरी नंबर वी कैन राइट इन द रेशनल नंबर फॉर्म बेटा 6/1। तो आप अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ ना आपसे, एचसीएफ ऑफ 6,6 तो क्या आ रहा है आंसर, 6 आएगा। अगर मैं एलसीएम भी निकालूँ ना बेटा 6,6 तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा आपका। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये जब दोनों वैल्यू कब इक्वल हो सकती हैं, जब इक्वल हो सकती हैं जब आपके दोनों नंबर कैसे होते हैं, आपके सेम हो बेटा। तो कहने का मतलब ऑप्शन कौन सा मैच करता है आपका, हाँ ये पूछा है ना कि देन द नंबर मस्ट बी, तो इसका मतलब है नंबर कैसे होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। ऑप्शन सी इज अ राइट बेटा। आज आपका बेटा रियल नंबर्स के मैंने जितने बेस्ट से बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं मैं सारे करा दिया आपको। तो आप हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बेटा न्यू। तो अभी आप इनका प्रैक्टिस करिएगा, मोर देन 1 टाइम्स करिए प्रैक्टिस बेटा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका नॉलेज में रहेगा। मैं गारंटेड बोलता हूँ कि इससे बाहर स्टैंडर्ड वाले हों या बेसिक वाले हों कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस क्या होगा, बेसिक डिजिटें चेंज होंगी, वैल्यू चेंज होंगी, कंसेप्ट और फॉर्मेट डिक्टो होगा। ओके बेटा, बाय।